गदरपुर में 4 दिवसीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। सभी खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। मुख्यमंत्री धामी ने लिया रायपुर थाना मार्ग पर आपदाग्रस्त क्षेत्र का जायजा। पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। पुल को जल्द दुरुस्त करने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री धामी ने शहीद स्मारक अल्मोड़ा में जाकर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। शहीद नरसिंह और टीका सिंह के बलिदान को किया याद। हर साल धामदेव में शहीदों को किया जाता है याद। देहरादून के माल देवता में पहुंची सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह। प्रभावितों से पूछा हालचाल। हर संभव मदद का दिया भरोसा। और IND24 एक बार फिर पहुंचा देहरादून के माल देवता। आपदाग्रस्त क्षेत्र का लिया जायजा। लोगों ने कहा शुक्रिया सरकार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां IND24 ने जायजा लिया है। माल देवता में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया गया है। पीड़ितों से हालचाल जाना। क्षतिग्रस्त पुल पर भी IND24 की टीम पहुंची। वैकल्पिक मार्ग भी तैयार हो चुका है। लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार लोगों ने जताया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, IND24 की टीम ने भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी का भी सभी लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। जब IND24 की टीम वहां पर पहुंची तो क्या कुछ आपने देखा? लोगों का हालचाल जाना, लोगों का क्या कहना था? बिल्कुल, देखिए, जो आपदा आई थी, आपदा वाकई में बहुत ही दुखदाई थी। और कल भी हमारी टीम ने यहाँ का जायजा लिया था और आज सुबह भी हम यहाँ पर गए, हमने यहाँ का जायजा लिया। और आपको बता दूं कि जो सोंग नदी है उसका प्रवाह अब कम हो चुका है, लेकिन हाँ, जो बाढ़ उसकी वजह से आई थी, जो क्षेत्र वहां पर क्षतिग्रस्त हुए थे, उनसे काफी तबाही हुई है। लेकिन जो मुख्य जो मार्ग था, मुख्य जो पुल था, वो पुल भले ही क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन कल जिस तरीके से शाम को जब हम मुख्यमंत्री के साथ हम वहां पर पहुंचे थे, तमाम मीडिया कर्मी वहां पर थे, वहां पर जायजा हमने लिया था, मुख्यमंत्री ने भी जायजा लिया था। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा था कि लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए जो लोक निर्माण विभाग है वो फौरी तौर पर यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था करे आवाजाही की, जिसके चलते आज सुबह इसीलिए हमने वहां का दौरा किया, हमारी टीम ने। और हम जब वहां पर पहुंचे तो सुबह आज वैकल्पिक व्यवस्था की जा चुकी थी लोक निर्माण विभाग द्वारा। और अब जो रायपुर क्षेत्र के जो लोग हैं वो भोग यानी जो एयरपोर्ट का ये मुख्य रास्ता है, तो अब लोग आवाजाही कर सकते हैं एयरपोर्ट से। नहीं तो लोगों को शहर के बीच से घूमकर यहाँ पर जाना पड़ रहा था, तो अब आवाजाही आसान हो चुकी है लोगों के लिए। लोग एयरपोर्ट आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं और इसी के चलते लोगों ने धन्यवाद अदा किया है मुख्यमंत्री और सरकार का कि कम से कम सरकार सुध तो ले रही है। उसके अलावा मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अभी 11 परिवार ऐसे हैं, जो 11 परिवार अभी स्कूल में यहाँ पर रह रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको इसी बात की कसक है कि उनका जो मकान थे, उनकी जो जमीन थी, उनके जो खेत खलियान थे, वो सब कुछ नेस्तो नाबूद हो चुका है। बस उनको दरकार इस बात की है कि सरकार उनकी गुहार को सुने और उन लोगों को कहीं पर बसाए, और यही उनकी मुख्य मांग है कि संज्ञान यहाँ पर लिया जाए। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने कल जब हमारी खबर का संज्ञान लिया तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बात की वहां पर लोगों से। उसके अलावा जो क्षतिग्रस्त जो पुल है वहां का भी यहाँ पर निरीक्षण किया है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन वहां के लोगों को दिया है कि अगर कोई भी यहाँ पर मदद की जरूरत है और जो संभावित मदद है वो सरकार जरूर करेगी। बिल्कुल, लोगों का जो आशियाना है वो कहीं ना कहीं उजड़ गया है कैलाश। ऐसे में हम समझ सकते हैं लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लोग गुहार लगा रहे हैं सरकार से, और सरकार ने भी कहा है, आश्वासन दिया है कि वो इस ओर ध्यान जरूर देंगे और लोगों की समस्या का निदान भी करेंगे। ऐसे में जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजा उनको दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, मुआवजे की रकम को भी बढ़ाने की बात सरकार कर रही है, क्योंकि 2 दिन पहले कैबिनेट की अहम बैठक उत्तराखंड में थी और कैबिनेट की बैठक को लेकर जो मुख्य सचिव है उन्होंने साफ तौर पर ब्रीफिंग करके ये कहा था कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको हिदायत दे दी गई है, निर्देश दे दिए गए हैं कि आप फौरी तौर पर इन तमाम जगहों का, जिन लोगों का यहाँ पर नुकसान हुआ है, न सिर्फ देहरादून में बल्कि पूरे प्रदेश के अलग अलग जो इलाके हैं, तो वहां पर जो क्षेत्र के हिसाब से जो सरकारी जो रेट है उसके मुताबिक आप वहां पर निरीक्षण करें, आप वहां पर जायजा लें और जो भी आकलन
होता है सरकारी पैसे के मुताबिक, सरकारी हिसाब के मुताबिक, उस पैसे का आकलन करके आप फौरी तौर पर यहाँ पर आप शासन को पेश करें, ताकि सरकार उस बजट के साथ अन्य यहाँ पर बजट, अतिरिक्त बजट यहाँ पर लोगों को दे। क्योंकि जाहिर तौर पर, क्योंकि जो सरकारी बजट होता है, जो सरकारी जो सहायता होती है वो कम होती है, ये लोग बेहतर जानते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो डबल यहाँ पर बजट देने की बात भी यहाँ पर सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं, लोगों को पैसा मिल सके और लोग कम से कम नई जगह पर अपनी बसावट कर सके। बिल्कुल कैलाश, आपदा ने जो कहर बरपाया वो हम सब ने देखा और कहीं ना कहीं अब इससे सीख भी ली है सरकार ने। हालांकि सरकार का इस पर कोई बस नहीं है आपदा पर, लेकिन प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो और किस तरीके से दुरुस्त की गई है? देखिए, अब जो मानसून है, मानसून अब निपटने को है, लेकिन हाँ, जाते जाते मानसून ने ये जो पीड़ा लोगों को दी है, जो दर्द लोगों को दिया है, ये दर्द किसी से छुपा नहीं है। और देहरादून समेत यहाँ पर कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर आपदा की वजह से लोगों को अपने खेत खलियान, अपने मकान यहाँ पर खोने पड़े हैं। कई लोगों की मौत यहाँ पर हुई है, जिन लोगों की बॉडीज को लगातार रेस्क्यू खोजने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और कुछ बॉडीज मिल चुकी हैं जिनका पोस्टमार्टम हो चुका है, उनका अंतिम संस्कार भी यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो पीड़ा है, पीड़ा तो और ये जो दंश है, दंश तो लोग झेल ही रहे हैं। लेकिन अब लोगों की, उनकी यही मंशा है कि कम से कम जो पीड़ा है, पीड़ा उनकी अतिरिक्त ना बढ़े और सरकार जल्द से जल्द ये प्रयास करे कि उनका जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई सरकार करे। हालांकि फौरी तौर पर या पूरी तौर पर तो भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो जिसकी जान चली गई उसकी भरपाई सरकार नहीं कर सकती, ना ही कोई अन्य कर सकता है। लेकिन हाँ, जो प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है, जो खेत खलिहानों का जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर कम से कम एक मरहम के रूप में अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर उन लोगों को दे या फिर सरकार इन लोगों को दे, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि लोगों को एक हद तक राहत जरूर मिलेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तहसील जैती के धामदेव में सालम क्रांति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद नरसिंह और टीका सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह और टीका सिंह ने अंग्रेजों से लड़ते हुए 25 अगस्त 1942 को इसी स्थान पर बलिदान दिया था। उनकी बरसी पर हर साल धामदेव में ये दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरसिंह और टीका सिंह के जीवन से आज युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। शहीदों का सम्मान स्वयं का सम्मान है। देश ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के वीर सपूतों को याद करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, जिसके तहत आजादी के ऐसे अनगिनत अमीर शहीदों को, जो शहीद हैं, उनको याद किया गया। बता दें कि इस दौरान सीएम ने हर घर झंडा अभियान में भागीदारी के लिए जनता जनार्दन का आभार भी व्यक्त किया। गदरपुर के गुलर भोज स्थित बौर जलाशय में आयोजित 33वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट सीनियर मेन एंड वुमेन चैंपियनशिप का समापन हुआ है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से 27 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में विजेता खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने गुलर भोज में कई विकास कार्यों का प्रस्ताव रखा, जिसे मुख्यमंत्री ने जल्द पूरा करने की बात कही। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेलों को बढ़ावा देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है कि वाटर स्पोर्ट्स में हम आज एक मिसाल कायम कर चुके हैं और इसका गवाह स्वयं इस प्रदेश के हमारे बिल्कुल ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री स्वयं समापन समारोह में आकर और 27 प्रदेश के पूरे देश से आए हुए खिलाड़ियों को, ऑफिशियल्स का उन्होंने हौसला बढ़ाया और उन्होंने देखा, पूरे देश से आए हुए खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने देखा कि हमारा ये बौर जलाशय गुलर भोज वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बौर जलाशय गुलर भोज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर यह छाने जा रहा है और बहुत सारे इवेंट्स, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स भी कराने की क्षमता हमारे इस बौर जलाशय में है। तो पर्यटन बढ़ेगा, क्षेत्र का विकास होगा। नॉर्थ इंडिया में पहली बार इस प्रकार की कमेरिंग प्रतियोगिता, जिसमें 700 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के आयोजन से जहाँ खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। वहीं हमारा ये जो गुलर भोज क्षेत्र है, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन के क्षेत्र में इसका चयन है।
यहाँ पर पर्यटन की बहुत अपार संभावनाएं हैं। उस क्षेत्र में भी हम आगे काम करेंगे। लोहाघाट में बड़ा सासेरा गांव की बीमार छात्रा नीमा अधिकारी का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। दरअसल छात्रा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीएम धामी ने छात्रा के निःशुल्क उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स प्रशासन को निर्देशित किया था। छात्रा के परिजन और ग्रामीणों ने सीएम धामी को धन्यवाद दिया है। बता दें कि आर्थिक तंगी के चलते परिजन छात्रा का उपचार नहीं करा पा रहे थे। इनका नाम नीमा अधिकारी है। ये 20 साल उम्र है इनकी। और जैसा कि हमने इनको एक परेशानी है कि इनका मुंह जो नहीं खुल पा रहा है, तो ये न खाना ढंग से खा पा रही हैं और सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके लिए हमने विगत सप्ताह माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से बात की। उनसे हमने आग्रह किया कि इसका इलाज जो है करवाया जाए। तो हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए इनको एम्स जो है ऋषिकेश में बुलाया है। तो उनका हम पूरे क्षेत्रवासी धन्यवाद करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं उनको देते हैं। नीमा अधिकारी जो कि उनकी जो एड्रेस थी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लगाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी जो समस्या थी उसको देखते हुए विगत 6 वर्षों से इनका जो यहाँ पे दिक्कत थी पेश पे उससे इनको जो है तुरंत ही इनसे ऋषिकेश के लिए बुलाया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे ग्रामवासियों और पूरे क्षेत्र की तरफ से और परिवार की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मनोज सरकार ट्रॉफी बैडमिंटन अंडर 15 और अंडर 21 प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार मौजूद रहे, जहां विजेताओं और उप विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की गई। इस दौरान पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रेमा विश्वास ने जापान में होने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता में सरकार द्वारा पैसे और व्यवस्था न किए जाने पर दुख व्यक्त किया, जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रेमा विश्वास की हर संभव मदद की जाएगी। जापान में होने वाली प्रतियोगिता में प्रेमा विश्वास अवश्य भाग लेंगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के युवा नशे की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ खेल की तरफ करनी चाहिए। जब मैं पैरालंपिक में मैच जीत के आया तो बहुत मीडिया वालों ने और बहुत लोगों ने सपोर्ट करा और उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन किया था। तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहली जो बात होती है स्टेप्स का। तो हमें अपने घर से पहला कदम निकालना होता है। तो जब मैं यहाँ आया तो हार और जीत तो सेकेंडरी है, आपने पहला कदम निकाल दिया तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको रोकने वाला कोई नहीं। जापान जाने वाली हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, उसमें मेरा डबल्स में क्वालिफाई हुआ है। हाल ही में युगांडा के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मैं सिर्फ स्पॉन्सर की वजह से नहीं जा पाई और अभी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलना मैं चाहती हूँ कि कैसे भी करके मेरे को मदद मिले। पहले यहाँ इस इलाके में कुछ भी नहीं था, ना इंडोर स्टेडियम थी ना आउटडोर था। हम लोगों ने पहली बुनियाद रखी, तो हमको समय समय पर जब बच्चे इसका उपयोग करते हैं तो आवश्यकता भी महसूस होती रहती है। और आने वाले समय में बच्चों को सुविधा चाहिए, उनको डाइट चाहिए, उनको और भी खेल के लिए जो सामग्री होती है ये चाहिए। लेकिन उस समय खेल मंत्री होते हुए खेल नीति में हमने प्राविधान किया, जब बच्चा किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाएगा तो एक मुश्त धनराशि की आवश्यकता बच्चे को पड़ती है। इसके लिए भी हमने इंडिविजुअल एक बच्चे को 10-10 हज़ार रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता करने का खेल नीति में प्राविधान हमने किया हुआ है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद एक नया विवाद हो गया है। बागेश्वर के राजकीय स्नातक उत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा नियंत्रणकर्ता पर अंक तालिका में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूका। नाराज विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा मंत्री से अविलंब मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। वहीं छात्रों ने अंक तालिका ठीक नहीं होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। इसमें हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनका बयान यहाँ पर आना चाहिए था कि इस तरीके से गड़बड़ियाँ नहीं होनी है। कल मैं देख रहा हूँ, कल से ये पूरे मीडिया पे चल रहा है, अभी तक हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनका भी कोई बयान नहीं आया है। कहीं ना कहीं वो छात्रों के हितों के लिए संवेदनशील नहीं है, केवल उनको अपना जो चुनावी जो स्टैंड, जब चुनाव का समय आता है उस समय वो सही रहते हैं, बाकी और टाइम पे उनको जनता के मुद्दों पर कोई लेना देना नहीं है।
देखिए, हमारी जो मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से और राज्य सरकार से कि जल्दी से जल्द इन अंक तालिकाओं को ठीक करके जो भी हमारे भाई बहन जिन की गलतियां हुई है उनके जो कापी है वो दोबारा चेक कर सही मूल्यांकन कर उनको नंबर दे। 2-3 दिन पहले BA BSc और BCom के जो थर्ड ईयर के छात्र छात्राएं हैं उनकी अंक तालिका में गड़बड़ी हुई है। उनके 0 इस प्रकार के मार्क्स उसमें आ रखे हैं, तो उनको बड़ी दिक्कतें हो रही है। इसमें विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी की गई है। जैसे कि उन्हें पता है कि यदि हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ होगा तो देखो ऐसे में छात्र यदि गलत कदम उठाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। हल्द्वानी में कटघरिया के इंटर कॉलेज में डिजिटल क्लासरूम शुरू हुआ। क्लासरूम का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आधुनिक शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में विद्यार्थी डिजिटल माध्यम से आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। हमारे यहाँ पर ये जो सेवा आज प्रदान की जा रही है ये HP के माध्यम से हमको एक स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 9 कंप्यूटर, उसके अलावा एक वाइट बोर्ड, एक एंड्रॉयड TV, जिसके माध्यम से कंटेंट हम बच्चों को खुद भी डेवलप करेंगे और कंटेंट के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन सुनिश्चित कराएंगे। परंपरागत शिक्षण की बजाय जो हमारा डिजिटलाइज कंटेंट है उससे भी रूबरू हो पाएंगे और अच्छी शिक्षा उनको प्रदान हो पाएगी। कितने संसाधन मुहैया होंगे अभी ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन CSR फंड से इसमें केंद्रीय सहायता भी मिलेगी और प्रदेश भी कुछ कोशिश करेगा कि इसमें भी दें, लेकिन बच्चों को एक डिजिटल क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर बच्चे को विद्वान बनना है, हर चीज़ की नॉलेज होनी है। तो इसके लिए जो कोशिश की जा रही है वो आज हमने हल्द्वानी से प्रारंभ की है, बाबा हैड़ा खान इंटर कॉलेज कटघरिया। इसमें 1 से 5 तक के बच्चों को अलग से सिखाया जाएगा, कैसे कंप्यूटर खोलते हैं, कैसे उसका संचालन करते हैं, और इससे फिर उसके बाद आगे की कक्षाओं के लिए 12 तक की कक्षाओं के लिए पूरी नॉलेज दी जाएगी, जिससे कि हमारे बच्चे पूरे देश भर के बहुत ही जो उन्नत विद्यालय हैं उनके बराबर टक्कर ले सकें। कालाढूंगी में वन पंचायत की भूमि पर बाहरी बिल्डरों ने कब्जा कर लिया। वहीं भूमाफिया सिविल फॉरेस्ट जमीन पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसके विरोध में जनप्रतिनिधि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान धरने पर बैठे लोगों के साथ थाना अध्यक्ष ने अभद्रता की, जिसको लेकर पटवारी यशपाल विष्ट ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अवैध निर्माण कार्य पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। बाग के शाद पट्टी में एक बाहरी व्यक्ति जगदीश पांडे नाम के बाहरी व्यक्ति द्वारा हमारे सरकारी भूमि पर 10 नाली पर अवैध कब्जा करके इसमें अवैध निर्माण किया गया है, जिसके विरोध में काफ़ी लंबे समय से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, क्षेत्रीय जनता द्वारा इसका विरोध करा जा रहा है। आज हमारे इस कोटाबाग विकासखंड में हमारे क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, हमारे क्षेत्र का युवा सुरक्षित नहीं है, हमारे क्षेत्र की मातृशक्तियाँ सुरक्षित नहीं है, जीना दुश्वार है आम लोगों का। यहाँ पर ये बाहरी लोग रोजमर्रा की उससे ज़िंदगी से दुश्वार कर रखा है इनने बाहरी इधर क्षेत्रीय लोगों का, और इनकी कोई शिनाख्त नहीं की जा रही है प्रशासन द्वारा, इनका कोई पता नहीं किया जा रहा है इनका क्या रिकॉर्ड है, ये कौन लोग हैं। आज उत्तराखंड का युवा भू कानून की मांग कर रहा है, आज उत्तराखंड का युवा अपने जड़ जमीन जंगल पहाड़ की मांग कर रहा है, उसको बचाने की मांग कर रहा है। और जब कभी भी इस क्षेत्र में हमारे द्वारा या हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि द्वारा आवाज़ उठाई जाती है तो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर हमारी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है, और जिसे ये क्षेत्र कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस संबंध में जो सूचना मिली थी पूर्व में, तो हमने जो है इसके ऊपर कार्रवाई करके चालान करके उच्च अधिकारी को भेज दिया गया है इस संबंध में, और उच्च अधिकारियों द्वारा जो है इस विषय में निर्णय लिया जाना है कि उन्हें क्या करना है। इनके द्वारा जो कहा गया था कि यहाँ पर इस तरीके का अतिक्रमण हुआ है, क्या हुआ है, हम मौके पर आए थे, उससे पूर्व ही जो है इसका जो है चालान काट के कोर्ट भेज दिया गया था। लोहाघाट में 12 वर्षीय छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र ने ये कदम अपनी मां की डांट से नाराज होकर उठाया है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को कक्षा 9 में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों की जांच में जुट गई है।
बच्चे द्वारा अपने आप को फांसी लगा ली है और वो हॉस्पिटल पहुंचते में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जांच पड़ताल पूछताछ वगैरह चल रही है और पंचायतनामे कार्रवाई प्रचलित है। अभी शॉकिंग है, लेकिन जैसा कि आपको विदित है आजकल थोड़े बच्चे भी टाइम से पहले बड़े हो जा रहे हैं और माँ बाप की डांट हो या कोई और बात हो उसको बहुत ही तनाव के रूप में ले लेते हैं। प्रथम दृष्टया हमें ये घटना भी उसी प्रकार की लग रही है, फिर भी इसमें जांच जारी है और अभी पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। उत्तराखंड में साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि वित्त और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के नाम से उनकी आवाज निकालकर ठगी का प्रयास किया गया। इस संबंध में पुलिस को वित्त मंत्री ने तहरीर दी है। ऋषिकेश के स्थानीय विधायक और सूबे के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री के पीएसओ बनकर फर्जी कॉल करने का मामला सामने आया है। फर्जी कॉल के जरिए 14 बीघा निवासी संदीप परमार से मंत्री के नाम पर 21,863 रुपए फीस के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर मांगे गए थे। हालांकि संदीप परमार की जागरूकता रही कि फर्जी कॉलर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, जिसके बाद मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी ताजेंद्र सिंह नेगी ने फर्जी कॉलर के खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली में तहरीर दी है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति मेरे नाम से कुछ किसी अधिकारी से पैसे मांग रहा है, तो ये प्रचलन जिस प्रकार से बढ़ रहा है वास्तव में चिंताजनक भी है। मैंने तुरंत इसके लिए अपने ओएसडी से कह के उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और उम्मीद कर रहा हूँ जल्द से जो भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को चला रहा था या कर रहा था वो निश्चित रूप से उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई भी हो कि जो आने वाले टाइम पे इस प्रकार की घटनाएं न हो, क्योंकि हम तो कई बार देखने में आता है कि फर्जी लोग इस प्रकार के जो काम करते हैं वास्तव में उनका मनोबल बढ़ रहा है, तो मनोबल बढ़ना नहीं चाहिए। मसूरी में मशहूर महिला तबला वादक अनुराधा पाल ने स्कूल में प्रस्तुति दी। वहीं उन्होंने स्कूल सभागार में कई प्रकार की धुन बजाई, जिसे सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से मंच गूंज उठा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराधा पाल को भारत की लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथ ही उन्होंने देश विदेश में तबले की प्रस्तुति देकर भारत के संगीत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। जो प्रोग्राम मैंने प्रस्तुत किया बच्चों के लिए, मैंने देखा कि कोविड के दरमियान बहुत सारे लोग दुखी थे, पीड़ित थे, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे स्पेशली ऑनलाइन पढ़ के घर में रह के ऊब गए थे। तो मैंने फिर ये पॉजिटिविटी थ्रू म्यूज़िक, ये एक नया कैंपेन आप समझ सकते हैं एक शुरू किया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।